धर्म न पूछो अपराधी का। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जी हां, अब तो अपराधियों का भी धर्म पूछा जा रहा है। दरअसल जो लोग ये कहा करते थे कि आतंकवाद का या आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, वो लोग अब अपराध में भी धर्म का बंटवारा कर रहे हैं। जी हां, एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसने कई सवाल खड़े किए हैं। असदुद्दीन ओवैसी सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की सरकार पर आरोप लगाते हुए एक सवाल खड़ा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि एनकाउंटर नीति में मरने वाले 37% मुसलमान हैं। सवाल यह है कि क्या अपराधी की सजा अब धर्म देखकर तय की जाएगी, और अपराध में यह धार्मिक बंटवारा कहां से आ गया? क्या असदुद्दीन ओवैसी को अब सजा में भी रिजर्वेशन चाहिए? आज इसी पर करने वाले हैं बड़ी चर्चा कुछ बड़े चेहरों के साथ। लेकिन सबसे पहले इस बयान के किस कदर सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, आइए समझते हैं हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। यूपी चुनाव में अभी 1 साल है, लेकिन सियासी बिसाते बिछना अभी से शुरू हो गई हैं। आपको बता दें, बिहार, बंगाल समेत कई राज्यों में चुनावी दस्तक देने के बाद एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अब उत्तर प्रदेश में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है। मौका था यूपी के बलरामपुर का, जहां ओवैसी सुभाषपा के नेता और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर के साथ एक साझा जनसभा को संबोधित कर रहे थे और दलित मुस्लिम समीकरण साधने की कोशिश करते नजर आए। इस दौरान सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी। सभा में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, जब से बीजेपी की सरकार बनी है 2017 से लेकर 2020 में 6000 से अधिक एनकाउंटर हुए हैं। इनमें जो लोग मरे हैं उनमें से 37% मुसलमान हैं। ओवैसी ने पूछा कि आखिर ये जुल्म क्यों हो रहा है। भारत की सियासत की तल्ख हकीकत यह है कि अगर जब तक आपके पास अपने वोट से आपके नुमाइंदे कामयाब नहीं होंगे, आपके मसाइल कभी हल नहीं किए जाएंगे। भारत की सियासत की तल्ख हकीकत यह है कि अगर कोई दलित समाज से उसका ताल्लुक है, कोई राजभर समाज से उसका ताल्लुक है, कोई बैकवर्ड क्लास से उसका ताल्लुक है, कोई मुस्लिम अक़लियत से उसका ताल्लुक है, तो याद रखिए, आप जब तक अपने नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, अपने विधायक को, अपने सांसद को, अपने जिला परिषद के इलेक्शन में अपने वोट से अपनी पार्टी के नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, आपकी आवाज कोई नहीं सुनेगा। आपकी आंख से बहने वाले आंसुओं की कोई परवाह नहीं करेगा। आपके चेहरों पर जो मसाइब और मुश्किलात रोनुमा होती है, तो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले जालिम लोग बजाय उन जुल्म को और उस तकलीफ को महसूस करें, वो मुस्कुराते रहेंगे। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, उत्तर प्रदेश की सियासत में एक तारीखी मौका आपके पास आया है कि आज आप भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत जमा हो जाइए और हम लोग मिलकर अपने दिलों को मिलाकर गलतफहमियों का खात्मा करके एक मुत्तहिदा कोशिश करेंगे, ताकि वो पिछड़ा समाज जिसको बड़ी बड़ी पार्टियों ने उनसे इंसाफ नहीं किया। मैं आपसे ये भी गुजारिश करने आया हूं कि आइंदा साल जब उत्तरला में असेंबली के विधानसभा के चुनाव होंगे, तो यहां से इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर मन्नान मजलिस के उम्मीदवार होंगे। हमेशा धर्म की राजनीति करने वाले ओवैसी योगी सरकार पर तो मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन 15 मिनट के लिए पुलिस हटाकर हिंदुओं का कत्लेआम करने की धमकी देने वाले अपने भाई पर आज तक ओवैसी की जुबान नहीं खुली है। अगर यूपी में एनकाउंटर की बात करें तो योगी सरकार लगातार माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है। अपराधी चाहे किसी भी धर्म, जाति या मजहब का हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ कहना है, अपराध करने वाला अपराधी या तो प्रदेश छोड़ दे, नहीं तो उसे ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी। के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। योगी सरकार में हुए एनकाउंटर्स पर नजर डालें तो 9 अगस्त 2020 तक हुए एनकाउंटर्स में
124 अपराधी ढेर हुए हैं। इनमें से 45 अल्पसंख्यक, 11 ब्राह्मण और 8 यादव शामिल हैं, जबकि 58 अपराधियों में ठाकुर, वैश्य, पिछड़े और SC/ST हैं। कुल मिला के हिंदुओं का आंकड़ा ज्यादा है, लेकिन अपराधियों की भी जाति और धर्म देखना ओवैसी की तुच्छ और घटिया सोच को दर्शाता है। ओवैसी के बयान के बाद श्री ब्रजेश पाठक ने कहा है, यूपी में जो भी कानून तोड़ेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम उत्तर प्रदेश में जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर निर्णय नहीं लेते हैं। जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। दरअसल जो उनका काम है वो अपना काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में, हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में कानून के तहत जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा, उत्तर प्रदेश में किसी जाति और धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं। मुझको लगता है उनको जानकारी का अभाव है। उनको भी उत्तर प्रदेश में जानने में समय लगेगा। उत्तर प्रदेश में किसी के साथ कोई जाति संप्रदाय का कोई किसी भी जाति के साथ, किसी संप्रदाय के साथ कोई भेदभाव उत्तर प्रदेश में नहीं है। सबके साथ समान न्याय का व्यवहार है उत्तर प्रदेश में। अपराधी अपराधी है, चाहे वो किसी जाति या संप्रदाय का होगा। अगर अपराधी जनता का शोषण और उनके खिलाफ कोई काम करने का कोशिश करेगा तो पुलिस को पूरी खुली छूट है कि वो नियम के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई करे। देखिए, वो बुरी तरीके से हताश व्यक्तित्व के धनी हैं और वो केवल सांप्रदायिकता के आधार पर, संप्रदाय विशेष के आधार पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। इसलिए उनको किसी और से तो कोई मतलब है नहीं। उत्तर प्रदेश पे हमारा मुस्लिम बंधु सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। 17 से 19% मुस्लिम आबादी होगी और यहाँ 35 से 37% के बीच में जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ हम अल्पसंख्यकों को दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो इससे बड़ा न्याय कहाँ हो सकता है। उत्तर प्रदेश में सबके लिए बराबर का व्यवहार है। हम जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर काम नहीं करते। जाहिर सी बात है कि आज हर राजनीतिक दल जो विपक्ष का है वो चर्चा में बना रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कोसता है कि कम से कम बीजेपी का नाम लेने से उसका नाम भी आ जाएगा। तो ये उनकी हताशा है, निराशा है और संभावित पराजय के प्रति उनका भय है जो आज दिख रहा है। वहीं शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपराध को जाति धर्म के आधार पर नहीं देखती। नहीं, भारतीय जनता पार्टी कभी अपराध को जाति धर्म के आधार पर नहीं देखती। जो अपराधी है वो अपराधी है, ना उसका कोई संप्रदाय होता है, ना उसकी जाति होती है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश से संगठित अपराध को नेस्त नाबूद करने में लगी हुई है। अपराधी किसी भी संप्रदाय का होगा, किसी भी जाति की होगा, उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। अब ओवैसी का काम ही यही है, वो खेती इसी बात की करते हैं, तो उनकी जो राजनीति है वो कर रहे हैं, उस पर मैं क्या कहूं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उनको राजनीति करने दो, उनकी राजनीति तभी विफल है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले, भारत के लोगों में कट्टर मानसिकता भरने वाले ओवैसी को उत्तर प्रदेश की जनता स्वीकार करेगी या इनके खतरनाक मंसूबों पर पानी फेर देगी। सुदर्शन न्यूज के लिए शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो अपराधियों का धर्म क्यों देखा जा रहा है? क्या सियासी बिसात बिछाई जा रही है? और ये जो सियासी बिसात बिछाई जा रही है इसका फायदा क्या ओवैसी को मिलने वाला है? ये भी एक सवाल होने वाला है इस चर्चा के दौरान। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। स्वागत करती हूं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मोहसिन रजा साहब जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर डॉक्टर आनंद कुमार जी इस पैनल का हिस्सा हो रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मुस्लिम स्कॉलर शादाब चौहान जी, बहुत स्वागत। और साथ ही साथ बीजेपी प्रवक्ता श्री रूपा जी भी हमारे साथ इस वक्त पैनल का हिस्सा है, बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मोहसिन रजा साहब आपके पास आते हुए, क्योंकि आप जब कभी भी ऐसे बयान आते हैं, ऐसी प्रतिक्रियाएं आती हैं, तो आप खुलकर उसका विरोध करते हैं। अब देखिए, खुलकर विरोध करने के बावजूद भी यहां पर यह बताने, यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि अपराध में भी धर्म देखना चाहिए। ये वही लोग हैं जो कहते हैं ना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो फिर अपराधियों का धर्म क्यों देख रहे हैं? कौन सा माइलेज लेने की कोशिश? क्योंकि इनका निजी फायदा, निजी स्वार्थ इसी में है। आज इनको पता चल गया, कोई ऐसा डेटा जारी नहीं हुआ और इन्होंने खुद से बना लिया। ये भूल गए कि यही योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों को जो योजनाएं थी, गरीबों के लिए जो पात्र बने, उसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज के लोग बने थे। उसमें 35% के आसपास उनको
जो केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ मिला। खैर वो शायद वो भूल गए और इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने लगे कि यहाँ पर इस तरह के जो एनकाउंटर्स हुए हैं। तो पहले तो मैं ये बता दूं, जब उत्तर प्रदेश की कमान आदरणीय योगी जी ने संभाली थी उस समय आपको भी पता है कि ना बहनें सुरक्षित थी, ना महिलाएं सुरक्षित थी, ना प्रदेश में व्यापारी सुरक्षित था, जंगल राज था, भ्रष्टाचार था, गुंडा राज था, सड़क चलते अपहरण और बलात्कार की घटनाएं होती थी। उसको अंकुश लगाने के लिए कानून व्यवस्था आदरणीय योगी जी ने बेहतर की और उसके परिणाम स्वरूप हमारी पुलिस ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, जब उसको छूट मिली कि आप कानून के तहत काम करिए, आप पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, तब हमने लगभग 7,500 के आसपास इनकाउंटर किए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। उसमें 130 से ज्यादा दुर्दांत, वो 130 जो दुर्दांत अपराधी मारे गए वो 130 हैं। 13,000 अपराधियों को जेल भेजने का काम किया, तब कानून व्यवस्था को हम ठीक कर पाए उत्तर प्रदेश में। और यही लोग हैं जो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे मोहन चंद शर्मा जी के गोली लगने पर। आतंकवादी नहीं कह रहे थे कि उसको फंसाया जा रहा है। पुलिस की गोली से ही बाटला हाउस वाला जो कांड जिसमें आज सजा सुनाई है उस आतंकवादी को, तो ये सब रो रहे थे, कांग्रेस हो चाहे ओवैसी हो, सपा हो, बसपा हो, ये घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। और एक बड़ी शर्म की बात यह है कि आपको ये आंकड़ा मिल गया, आपने ये आंकड़ा प्रस्तुत कर दिया मीडिया के सामने एक राजनेता बनकर कि इतने मुसलमानों को एनकाउंटर में मारा गया, 36% मारा गया। शर्म आना चाहिए इस तरह के नेताओं को ये वक्तव्य देने से पहले, क्योंकि आप क्या कर रहे थे? आप तो बैरिस्टर बन गए, वो अपराधी कैसे बन गए? आपके पूर्वज क्या कर रहे थे? आपने उनको अपराध से रोका क्यों नहीं? अगर आपकी समझ में आ रहा है और अगर आप ये जानते हैं, आपके पास कोई आंकड़ा होगा, क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं कि अपराधी की कोई जात नहीं होती, आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता, और दूसरी तरफ ये सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन एक बात और सजा सुनाई जाती है। बिल्कुल मोहसिन साहब, लेकिन एक सवाल, तब क्यों नहीं बोलते हैं? एक सवाल और खड़ा होता है मोहसिन साहब। आपको याद होगा कि जब से योगी सरकार बनी, योगी सरकार ने बदमाशों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ जो एक्शन लिया, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि अपराधियों की आरती नहीं की जा सकती, उन्हें उनके असली मकाम तक पहुंचाना जरूरी है। उस वक्त ये कहा गया था कि ह्यूमन राइट्स को भी देखना चाहिए। तो उन पुलिस वालों का ह्यूमन राइट्स कहां चला जाता है जो इस तरीके के एनकाउंटर्स में, इस तरीके की परिस्थितियों में अपनी जान भी गंवा देते हैं? 13 पुलिसकर्मियों ने अपनी जान गंवाई, क्या उनका ह्यूमन राइट्स फिर सामने नहीं आता? इनको, ये तो बैरिस्टर हैं, बड़ा कानून बताते हैं सबको, संविधान बहुत बताया करते हैं, और ऐसे समय पर अनजान बन जाते हैं, बड़े ही इनोसेंट बन जाते हैं, जहां पे उन्हें अपना निजी फायदा लेना होता है, जहां हिंदू और मुसलमान की राजनीति, विशेष समुदाय की राजनीति करनी होती है, वहां पर आपको ये दिखने लगता है। तो ये बड़े भोले हैं, देश का बंटवारा करा इन्हीं के पूर्वजों ने, पाकिस्तान बांट के ले गए, धार्मिक उसके मान के कि हम साहब मुसलमान हैं, हमको दे दिया जाए। तो आप ही के पूर्वजों ने जब बांटा था, नहीं तो आप भोले, आप इनको भोले कह रहे हैं, उनको पढ़ा लिखा देते, आप इनको भोला भाला ना समझ कह रहे हैं, लेकिन इनके बयानों से तो डॉक्टर आनंद आपके पास आते हुए, क्योंकि आप एक पुलिस ऑफिसर भी रहे हैं, जब ऐसे बयान आते हैं तो आपको नहीं लगता कि ये इनोसेंट कॉन्स्पिरेटर्स होते हैं जो ऐसे बयानों के जरिए पुलिस कर्मियों के मनोबल को भी एक पूरा बड़ा धक्का देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं? ऐसे बयानों से क्या पुलिस अधिकारियों पर, पुलिस कर्मियों पर, जो अपराधियों को खत्म करने के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर घूमते हैं, उन पर मनोबल पर क्या बड़ा असर नहीं पड़ता ऐसे बयानों का? क्योंकि मैं इनको इनोसेंट कॉन्स्पिरेटर कहूंगी। मोहसिन रजा साहब ने कहा ना, ये भोले भाले ना समझ हैं। नहीं, ये इंटेलेक्चुअल भी हैं और इनोसेंट भी हैं, लेकिन कॉन्स्पिरेटर है। तो बैरिस्टर है और जानबूझ करके सांप्रदायिक देश का बंटवारा कर दिया भोले बन के जी। और आज ये खुद यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर भी वही काम अभी भी कर रहे हैं जी। अभी भी कोई विभाजन की दिल में और दिमाग में कोई बात चल रही है। बिल्कुल लेकिन अब ऐसी कुछ पूरा नहीं हो पाएगा इनका, क्योंकि इन्हें अच्छी तरह से पता है कि देश में आदरणीय मोदी जी की और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार है। ना अपराधी यहाँ सर उठा पाएंगे, ना आतंकवादी यहाँ घुस पाएंगे। ठीक है सर, आती हूँ मैं आपके पास। डॉक्टर आनंद, आपके पास ऐसे बयान क्या पुलिस का मनोबल, हमारे जवानों का मनोबल कम करते हैं? क्योंकि सेना पर भी सवाल उठता है, पुलिस पर भी सवाल उठता है। देखिए, निश्चित रूप से इस ढंग के बयान जो दिए जाते थे और इस ढंग से जो क्वेश्चन किया जाता है वो बहुत ही नकारात्मक है और उसका प्रभाव पड़ता है पुलिस की कार्यवाही पर, पुलिस की
जो काम करने वाले हैं अधिकारी, उनके ऊपर भी, और ये उसी दबाव बनाने का एक तरीका है। इन बयानों के माध्यम से जो कार्रवाइयां की जा रही हैं उनको एक रोकने का तरीका है। आप देखें कि यदि इनकाउंटर किया जाता तो हर किसी का इनकाउंटर नहीं होता। पहली चीज, उन व्यक्तियों के खिलाफ गंभीर अपराध हो, वो गंभीर अपराधों में लिप्त हो। दूसरी चीज, वो वेपन्स के साथ चलते हो या वेपन्स का उपयोग करते हो, तब ही इनकाउंटर हुआ करते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई भी मिल गया उसका इनकाउंटर कर दिया। और इनकाउंटर के लिए भी यदि वो जब तक जी डॉक्टर आनंद, जी डॉक्टर आनंद, मुझे लगता है शायद डॉक्टर आनंद की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। हम दोबारा डॉक्टर आनंद के पास जाने की कोशिश करेंगे। श्री रूपा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्री रूपा जी, ओवैसी ऐसे समय में बयान दे रहे हैं जब चुनावों का दौर जारी है और उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होना है। क्या ऐसे बयान से फायदा मिलेगा, खासतौर से अगर मैं बंगाल के परिप्रेक्ष्य में पूछ लूं तो? देखिए, ऐसा है कि जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट था, कोर्ट की जो आदेश है, वो देखते हुए सबसे पहले तो हम उसको वेलकम करते हैं, क्योंकि अपराध और आतंक के साथ कोई भी कुछ कहे, उसके राजनीतिकरण करे, तो वो अच्छी बात नहीं है। 2008 में स्वयं माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने ये बाटला हाउस एनकाउंटर पे उन्होंने कहा था कि अगर ये प्रूव हो जाए कि ये फेक एनकाउंटर नहीं है तो मैं राजनीति से आप अवसर ले लूंगी। मैं पूछती हूँ ममता दीदी को कि आज 2008 के बयान और आज हम खड़े हुए हैं 2021 में, तो क्या ममता दीदी अभी छोड़ देंगे पॉलिटिक्स? बंगाल में जो मुसलमान की हालत है, मैं एक ऐसी जगह से आती हूँ, मालदा से आती हूँ, जहाँ पे बहुत संख्या में मुस्लिम पॉपुलेशन है। मैंने ये अपने आंखों से देखा कि मुसलमानों के लिए, जो उनके अधिकार के लिए, उनके विकास के लिए जो काम होना चाहिए था, वो ममता दीदी का सरकार नहीं किया, और ना ही उसके पहले जो वामफ्रंट सरकार थे पश्चिम बंगाल में 34 साल उन्होंने किया। अगर मुसलमान के लिए, अल्पसंख्यक के लिए किसी ने सोचा, तो देश में पहली बार माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा, एक नारा दिया उन्होंने 130 करोड़ जनता के लिए, जिसमें हिंदू, मुसलमान और कई संप्रदाय के लोग हैं, और उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास। मैंने अपनी आंखों से देखा जो अल्पसंख्यक लोग हैं बंगाल में, जिनको लेके ममता दी ने इतना दिन अपीसमेंट की पॉलिटिक्स किया, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स किया। देखिए यहाँ पर श्रीरूपा जी, श्रीरूपा जी, रोजगार, यहाँ पर महिलाओं के लिए कोई, श्रीरूपा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तुष्टीकरण की राजनीति को पूरी तरह से सर्वोच्चता दी गई है, प्राथमिकता दी गई है। लेकिन जब हम अपराध की, आतंकवाद की बात करते हैं तो उसमें धर्म को ले आना। डॉक्टर आनंद, आपके पास आते हुए मुझे लगता है अब आपको मेरी आवाज जरूर पहुंच रही होगी। ये बयान जिस तरीके से दिया गया है, जिस मौजू पर दिया गया है, जिस समय दिया गया है, देश में चुनावों का दौर जारी है और अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव आना है, ऐसे बयान जो सेक्युलर और कम्युनलिज्म की परिपाटी को कहीं ना कहीं से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हो, क्या आपको लगता है कि ऐसे बयानों का फर्क पड़ता है वोटर्स पर? क्योंकि पुलिस वाले भी वोटर्स होते हैं, इस देश की सेना का जवान भी वोटर होता है, हम लोकतंत्र से चलते हैं, लोकतंत्र में एक परिपाटी होती है। डॉक्टर आनंद जी, देखिए, जो भी बयान दिया गया है वो बहुत दुर्भाग्यजनक है, बहुत आपत्तिजनक है, और ये हमेशा से इसी ढंग की सांप्रदायिकता की राजनीति के बल पर ही ये अपनी राजनीति चलाते रहे हैं और उसके आधार पर ही ये अपना जीते रहे। तो जो भी कुछ कर रहे हैं वो उसी के आधार पर कर रहे हैं, परंतु अपराधियों को भी धर्म के आधार पर डिवाइड करना और ये कहना कि ये जो अपराधी हैं, ये इसमें से इतने जो हैं वो मुस्लिम हैं, इतने हिंदू हैं, इतने दूसरे हैं। अरे, यदि किसी के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है तो वो अपराध के आधार पर की जाती है, न कि ये देख करके कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है।
इसके आधार पर तो कभी कार्रवाई की नहीं जाती। और ये जो तरीका है, ये एक प्रकार से पुलिस और जो दूसरे लोग हैं उन पर प्रेशर बनाए रखने का एक तरीका है, जिससे कि वो दबाव में रहे और वो काम न कर सके, जो कि निर्भीकता पूर्वक आज जो पुलिस के अधिकारी काम कर रहे हैं उसको रोकने का एक तरीका है। उनके ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का तरीका है कि देखिए आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, और इस ढंग का एक वातावरण भी, भय का वातावरण मुस्लिम कम्युनिटी में, मुस्लिम लोगों में इस ढंग का वातावरण पैदा करके उसका फायदा उठाने की कोशिश की जाती है। फाजिल अहमद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। फाजिल अहमद साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। असदुद्दीन ओवैसी बयान देते हैं कि खास तौर से मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। 37% का उन्होंने जिक्र कर दिया है कि एनकाउंटर में 37% मुसलमान मारे गए हैं। सवाल यह है कि क्या जब आतंकवाद के नाम की बात होती है कि इस्लामिक आतंकवाद होता है, तब तो बयान दे दिया जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो फिर अपराधियों का धर्म कैसे देखने लग गए हो असदुद्दीन ओवैसी? प्रदेश अपने आप में पुराना इतिहास है। 1 साल पहले एक यादव का नोएडा में इनकाउंटर में घायल हो गया और आज तक बेड पे है। और उस वक्त 36 से अधिक ओबीसी के लड़के का इनकाउंटर हुआ, जिसमें ज्यादातर बेकसूर थे। अखिलेश यादव ने बयान दिया, तब किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ। अगर ओवैसी साहब ने मुसलमानों की बात कर दी, मुसलमान आतंकवाद है तो मुसलमान है। इतना यूपीए 2 में 10,000 से ज्यादा आतंकवादी मुसलमानों को पकड़ा था सरकार ने, सब तो बाइज्जत बरी हो रहे, किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं। सबूत आपने देखा नहीं कि आज बाटला हाउस एनकाउंटर केस में क्या हुआ है? आरएस खान को फांसी दे दी गई है, उस पर भी खूब राजनीति हुई थी। सहूलियत के हिसाब से 10,000 लड़के छूटे, हम उसकी बात कर रहे हैं। 10,000 लड़के छूटे ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। 10,000 में अगर एक को सजा मिल गई या 2 को सजा मिल गई तो मतलब कोई बहुत बड़ा परसेंटेज नहीं। असदुद्दीन ओवैसी का बयान आप जायज करार दे रहे हैं। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, जो वो कहने की कोशिश कर रहे थे। उससे मुसलमान बच गए होते, गरीब मुसलमानों को मारा जा रहा है, बिल्कुल गरीब टाइप के मुसलमानों को, जिनकी जो आवाज भी नहीं उठा सकते। ये डरवाने की साजिश है। ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी और मुसलमानों को जानबूझ करके टारगेट किया जाता है ताकि राजनीति में उनका इस्तेमाल किया जा सके। और अखिलेश यादव बोलते तो आपको दर्द नहीं होता है, ओवैसी मुसलमान अगर बोल दिए तो आपको दर्द होता है। हमें हर उस इंसान के बयान पर दर्द होता है जो अपराध और आतंकवाद में धर्म देखकर उन्हें बचाने की कोशिश करने लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोहराबुद्दीन का इनकाउंटर फर्जी था। ठीक है, आपके सवाल का जवाब दे रही हैं। नग्न महिलाओं ने प्रदर्शन किया पुलिस के खिलाफ, कितना भ्रष्टाचार। देखिए, आतंक को लेकर राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, आतंक के ऊपर राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए। देखिए, आतंक के ऊपर राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए। और देश के जो लोग बोल रहे हैं, देश के जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, आपने देखा होगा माननीय मोदी जी की सरकार में सबसे ज्यादा काम हुए हैं मुसलमान की उन्नतिकरण के लिए, संख्यालघु एवं अल्पसंख्यक के लिए इतने ज्यादा काम हुई है, इतना डेवलपमेंट के काम हुई है जितनी मोदी स्कीम्स है। सबसे डेवलपमेंट का काम कीजिए और गोली भी मार दीजिए, बेनिफिट माइनॉरिटी गोली भी मारिए और डेवलपमेंट का काम भी कीजिए, यही चाहते हैं। ये हमने देखा कि जो मोदी जी ने कहा, हमेशा उनके भाषण में एक ही बात होती है कि एक भाषण में ही होती है बात, जमीन पे नहीं आती है। एनकाउंटर हो तो इसमें कितना मदरसे में कंप्यूटर बांट दिए मोदी जी। साहब, अगर अपराधियों का एनकाउंटर हो तो इसमें गलत क्या है? अरे अपराधी का होता है ना, एक अपराधी का होता है, 9 बिना अपराधियों का होता है। आप जमीन पर जाके नहीं देखिए, हम लोग राजनीति करते हैं, हमें गाँव में जाकर के हमको पता होता है कि इनकाउंटर पुलिस किस तरह करती है। फाजिल अहमद, एक सेकंड, आप 37% पर तो इतनी बड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। 100% में देखा जाता है ना, 100% में देखिए तो 63%, 63% की भी बात कर लीजिए, 63% का तो दर नहीं देख रहे ना आप, 37% तो दर देख रहे हैं, 63% में तो एनकाउंटर हुआ है। विकास दुबे एनकाउंटर भूल गए क्या? विक्रू कांड भूल गए आप? फाजिल अहमद साहब, तर्कों पर बात करिए ना। 37%, 37% का जिक्र तो लगातार आप लोग कर रहे हैं, 63% का भी करिए ना। और उसमें सबसे लेटेस्ट बात करते हैं ना, पीछे ज्यादा नहीं जाते। नागरिकों की बात विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, देखा नहीं क्या आपने? ओडिशा के अंदर पुलिस ने जो है 100 लोगों को मारा और पुलिस वाले जेल खट रहे हैं आज।
देखिए गुजरात के अंदर फर्जी इनकाउंटर हुआ, आसाम के अंदर फर्जी इनकाउंटर हुआ, मध्य प्रदेश के अंदर फर्जी इनकाउंटर हुआ, सारे लोग पुलिस वाले जेल के अंदर पड़े हुए हैं। एक मिनट फाजिल साहब, पहले तो आपका एक कंफ्यूजन दूर कर दें। श्रीरूपा जी से मैं स्टेटमेंट दूंगी, लेकिन पहले आपका एक कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। डॉक्टर आनंद हमारे साथ बैठे हुए हैं, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं। मैं एक सवाल छोड़कर जाती हूँ डॉक्टर आनंद, ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे, लेकिन ब्रेक के बाद आपसे इस सवाल का जवाब लूंगी। जब कोई एनकाउंटर होता है तो वो पूरे के पूरे जुडिशियल असेसमेंट के बाद होता है। वो एनकाउंटर पुलिस अपने मन से नहीं करती। बयान देने वाले शायद ये भूल गए हैं, जबकि वो खुद बहुत बड़े बैरिस्टर हैं। और जरा ये जो कंफ्यूजन हो रहा है ना कि पुलिस ठोक देती है, ऐसे पूरी एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत ये डिसीजन लिया जाता है। डॉक्टर आनंद समझाएंगे फाजिल साहब आपको,